हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक मैंने स्टार्ट की हुई है उसकी 6th क्लास में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ। 7th क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के चैप्टर से जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो 7th क्लास आपकी है हिस्ट्री की एनसीईआरटी की। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो है मुगल कौन थे। तो मुगल कौन थे इसके ऊपर हम देख लेते हैं। मुगल 2 महान शासक के वंशज थे। माता की ओर से भी मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वे इराक, ईरान, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो देखिए जो मुगल थे वो माता की साइड से भी और पिता की साइड से भी अलग अलग वंशज के थे। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है मुगल सैन्य अभियान। क्या है? मुगल सैन्य अभियान। तो देखिए फर्स्ट मुगल शासक थे बाबर, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1526 से 1530 तक जिन्होंने शासक किया। जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। देखिए जो फर्स्ट शासक थे मुगल शासक बाबर, जिन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। 1494 में जब उन्होंने क्या करा, फरगाना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो देखिए पूछ सकते हैं कि पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ था, किसके साथ हुआ? तो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, बाबर का, जिसमें बाबर की विजय हुई और उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। कब हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट है, देखिए बुक में आपको ये तालिका दी गई थी, तो ये तालिका बिल्कुल सेम मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो बने थे मुगल शासक वो कौन थे? तो बाबर थे, जिन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। अब देखिए 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। किसने? बाबर ने। तो देखिए बाबर ने जो युद्ध लड़े हैं यहाँ पर कौन से हैं? 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध जो राणा सांगा के साथ हुआ, 1528 में चंदेरी का युद्ध। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और उससे पहले पहले इन्होंने दिल्ली और आगरा में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। नेक्स्ट जो आते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है वो है हुमायूं। कौन है? देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर आते हैं वो हैं हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल है वो कब तक रहा? तो 1530 से लेकर 1540 तक, या फिर बोल सकते हैं 1555 से लेकर 1556 तक जो हुमायूं है उनका कार्यकाल रहा। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजय से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए हुमायूं का जो शासनकाल रहा वो 1530 से लेकर 1540 तक रहा। शुरुआत में इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े वो सब में ये क्या रहे हैं, हार हुई इनकी। उसके बाद क्या हुआ, ये वहाँ से ईरान भाग गए और वहाँ पर इन्होंने सफाविद शाह की मदद ली और उसके बाद फिर से 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। देखिए यहाँ पर जो गैप दिया गया है वो गैप इसीलिए दिया गया क्योंकि ये ईरान चले गए थे। इस बीच इन्होंने कोई भी युद्ध, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं अकबर। कौन आते हैं? अकबर। अब देखिए अकबर जो है उनका शासनकाल जो रहा वो 1556 से लेके 1605 तक रहा। देखिए 13 वर्ष की अल्प आयु में ही अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षण बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम
और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। देखिए, जब जो अकबर थे वो अल्प आयु में ही क्या बन गए थे, सम्राट बने, इसीलिए उनकी देख रेख के लिए कौन रखा गया, उनके संरक्षण थे बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। अब देखिए, जो नेक्स्ट चीज़ हुई, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात अब उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1569 से 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर हुए हैं वो क्या है, जो इन्होंने पहला युद्ध किया 1556 से 1570 के बीच में, दूसरा 1570 से लेकर 1585 के रूप समय में, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है 1585 से लेकर 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यहीं सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। कौन कहलाया? सम्राट जहांगीर। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किन का आता है, तो वो आता है जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर थे यहाँ पर 1605 से लेकर 1627 तक इनका कार्यकाल रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे, ठीक है। तो देखिए, जो जहांगीर थी उनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, तो वो थी नूरजहां, और इनके जो बेटे बने वो कौन थे? खुर्रम, जो आगे जाके शाहजहां कहलाए, ठीक है। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है शाहजहां, जिनका कार्यकाल 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। अब देखिए, 1657 से लेकर 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। उसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। देखिए, जो इनके पुत्र थे उनमें से सिर्फ जो औरंगजेब थे वो उनको विजय प्राप्त हुई और इन्होंने क्या किया था, अपने ही पिता को कैद कर दिया था, कैद खाने में उनको रखा आजीवन, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं औरंगजेब। औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर लिया। उत्तर पश्चिम में युसवई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उसकी अंतिम राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अब देखिए, जो नेक्स्ट यहाँ पर है, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया।
1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट्स थे ये थे मुगलों के, कौन कौन से मुगल शासक यहाँ पर रहे। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर करा दी हैं, क्योंकि देखिए जितना भी चैप्टर्स आगे होते जा रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, उतनी ही एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। तो देखिए उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं कौन सी थी। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। देखिए यहाँ पर क्या होता था, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही क्या हो, उत्तराधिकारी बने। जो सबसे ज़्यादा क्या होता था, शासक जो सबसे अच्छा होता था वहाँ पर उसको ही उत्तराधिकार बनाया जाता था, या क्या करते थे कि पुत्रों में चीज़ों को क्या कर देते थे, विभाजन कर देते थे। मतलब यहाँ का कार्यभार आप देख लीजिए, वहाँ का कार्यभार आप देख लीजिए। इस तरीके से भी क्या होता था, मुगल परंपराएं होती थी उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो देखिए जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने उनकी सत्ता स्वीकार की। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। देखिए जो बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जिन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, किनके साथ, मुगलों के साथ विवाह करके। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। तो देखिए जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मतलब ये बताया जा रहा है कि मुगलों से किन किन राजपूतों ने अपनी पुत्रियों की शादी की। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मनसबदार और जहांगीर। तो देखिए मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यहाँ मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व आते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सीटेट के एग्जाम में ऐसे के ऐसा ही आपको देखने को मिला। जब आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आपको कराऊंगी वहाँ पर ये क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जहांगीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के समान थी। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करते थे। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है जब्त और जमींदार। तो देखिए अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या कहते थे? जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मतलब जहां पर भी मुगलों का अधिकार था वहां पर ही ये जो व्यवस्था थी वो प्रचलित थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अकबरनामा और आईने अकबरी। तो देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज का बयान है, दूसरा अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। आईने अकबरी का सबसे विस्तृत आयाम है। तो देखिए यहाँ पर जो अकबरनामा है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा। अब देखिए अकबर की नीतियाँ यहाँ पर हैं। अकबर की नीतियाँ नेक्स्ट पॉइंट है। अकबर की नीतियों का वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाते थे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। कहाँ पर हुई थी? इबादत खाना में हुई।
अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकबत खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका है यहाँ पर, देखिए रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसका? महाभारत का एक फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। तो देखिए मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। नेक्स्ट पॉइंट है राजा और रानियां। तो देखिए राजा और रानियां मुगलों के लगभग समकालीन। संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानी थे। इनमें ऑटोमन तुर्की सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। कौन? ऑटोमन तुर्की सुल्तान सुलेमान, जिनका कार्यकाल 1520 से लेकर 1566 के बीच में रहा। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अकबर के अन्य समकालीन शासक। तो देखिए अकबर के अन्य समकालीन शासक इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि अकबर के समकालीन कौन सा शासक है, तो इंग्लैंड की शासक रानी है जिनका नाम है एलिजाबेथ। ठीक है, तो देखिए आज की जो आपकी क्लास थी वो सिर्फ इतनी ही थी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, जो भी इस चैप्टर से बन सकते थे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।